हेलो स्टूडेंट। आज फिर से आपका स्वागत है महेश सर के चैनल में। आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी 3 न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इस पर बोर्ड पर, इसके अलावे 4 न्यूमेरिकल और करेंगे। ये IIT एडवांस का 2022 का न्यूमेरिकल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 सर्किट दिया हुआ है, सर्किट 1 और सर्किट 2। अब R1, R2, R3 3 वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। R1 है 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम और ये 2 टर्मिनल है। इस टर्मिनल में कभी हम 6 वोल्ट बैटरी लगाते हैं और कभी कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर का हम सप्लाई करते हैं। अभी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में कौन सही है, एक से अधिक सही हो सकता है, इसको चूज करना है। यहां देखिए A3 सीरीज में है, S1 खुला हुआ है। इसमें कह रहा है कि S1 जब खुला हो, स्विच जब खुला हो, ओपन हो, स्विच दोनों में, स्विच जब ओपन हो तो दोनों ही सर्किट में पावर जनरेशन P1 और P2 है। इसमें P1 है, इसमें P2 है। और यदि इस स्विच को बंद कर दिया जाए तो इसमें पावर जनरेशन Q1 है और इसमें Q2 है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस प्रकार का 2 सर्किट है, R1, R2, R3, जिसका वैल्यू है 1, 2 और 3 क्रमशः ओम। अभी टर्मिनल में कभी हम 6 वोल्ट बैटरी लगाते हैं, कभी 2 ओम का करंट, कांस्टेंट करंट हम फ्लो करवाते हैं। यदि स्विच ओपन है S1 S2 तो दोनों का पावर क्रमशः P1 और P2 है, और जब स्विच क्लोज है तब दोनों का पावर Q1 और Q2 है। तो इस 4 में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको पता करना है। चलिए पहले हम इसमें देख लें पावर के संबंध में। देखिए पावर के लिए यदि यह S ओपन है और यह बैटरी लगाते हैं या करंट फ्लो कराते हैं, उस स्थिति में भी इस जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका इक्विवेलेंट निकालने की आवश्यकता होती है। उसी तरह यहां भी जब हम करंट सप्लाई करते हैं या बैटरी लगाते हैं, दोनों ही स्थिति में इसमें पावर निकालने के लिए टोटल करंट की, टोटल रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। यदि S1 ओपन है तो करंट ऊपर से आएगा, यानी ये दोनों सीरीज में और इसके साथ है पैरेलल में और पूरे के साथ है सीरीज में होगा। इसी तरह S2 यदि ओपन है तो R1, R2 और R3 तीनों पैरेलल में होगा। क्लियर? और S यदि बंद हो गया, S1 बंद हो गया, बंद होने की स्थिति में A शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी करंट सीधे यहां से आ जाएगा, यानी A2 सीरीज में होगा और इसके साथ ही पैरेलल में होगा, परंतु यह R शंट हो जाएगा, इस R का कोई रोल नहीं रहेगा। इसी तरह S2 यदि हम क्लोज करते हैं तो अब 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और 2R3, ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। क्लियर है? तो पहले इस ओपन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इफ स्विच इज ओपन, स्विच ओपन यानी S1 ओपन है, S2 ओपन है, तब सर्किट 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R सीरीज में होगा, R1 प्लस R2 के साथ A पैरेलल में होगा, यानी दिस इज R1 प्लस, अब चूंकि पैरेलल में है, दिस R1 by 2
R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R3 प्लस R1/2। क्लियर है? यदि इसका मान पुट अप हम करते हैं तो R1 1, दिस 1 प्लस 1/2 और 2 और 3 5, तो 5/2 और यहां पर 2 3 5 5 और हाफ यानी 10 11/2 11/2। दिस इज ऐसे चला गया था, 2 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 प्लस 5/11 दिस इज 16/11 ओम। तो सर्किट 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ओम होगा। ऐसा ही आप देख सकते हैं 2 3 5 हो गया, 5 में हाफ से पैरेलल कर देंगे और प्लस फिर 1 जोड़ देंगे यानी 16/11 ओम। इसी तरह इसमें यदि करते हैं एस ओपन हो तो 1 2 3 यानी दिस आर इक्विवेलेंट सर्किट 2 के लिए। सर्किट 2 के लिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 दिस इज 1/r इक्विवेलेंट आर। दिस इज यहां पर 6 यानी 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी R इज इक्वल टू 6/6 2 9 2 11 यानी सर्किट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/11 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16/11। ये है स्विच ओपन कर दे तब, स्विच जब ओपन रहे। और स्विच जब क्लोज कर दें तब क्या होगा? चलिए, तो ओपन जब स्विच है तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल गया यानी दिस चलिए सर्किट ओपन स्विच में सर्किट 1 में 16/11 ओम और सर्किट 2 में 6/11 ओम। क्लियर? अब हम क्लोज कर देते हैं सर्किट क्लोज, स्विच क्लोज। स्विच क्लोज्ड। अब यदि क्लोज कर दें इसको तो ये शंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में यानी 2 अब 3 5 और 5 में हाफ पैरेलल में, 5 में हाफ पैरेलल में है यानी हो जाएगा 5 इंटू हाफ, 5 गुना हाफ डिवाइडेड बाई 5 प्लस हाफ। दिस इज यानी 5/2 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 11/2। दिस इज 2 कैंसिल हो गया 5/11 यानी स्विच जब क्लोज्ड होगा तो सर्किट 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/11। चलिए ओके, 5/11 क्या मतलब है? हाँ ठीक है, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। अब सर्किट 2 में यदि स्विच क्लोज करें तो ये चारों पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में अर्थात 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2R3 मीन्स 6 3 2 1 दिस इज 6 3 9 2 11 1 12 12/6 यानी R इज इक्वल टू 6/12 यानी 1/2।
यानी सर्किट यदि हम क्लोज करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट 2 का हाफ ओम, दिस इज हाफ ओम। अब आसान हो गया। अब इसमें कह रहा है पहला चेक करें कि 6 वोल्ट का बैटरी यदि लगा दें, 6 वोल्ट का बैटरी दोनों में, तो P1 पावर है ओपन, स्विच जब ओपन रहे तब, और Q1 पावर है जब स्विच क्लोज रहे तब। तो स्विच P1 P2 यानी स्विच ओपन है, ओपन स्विच यानी ये रेजिस्टेंस है दोनों का ओपन का। अब 6 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं तो पावर P1 छोटा होगा P2 से। चेक करते हैं इसको। 6 वोल्ट का बैटरी V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब इसका पावर P1 होगा, P1 इज इक्वल टू 6 यानी V स्क्वायर अपॉन R, दिस इज 6×36 डिवाइडेड बाई R यानी 16/11, 16/11, 4 चौका 16, 4 9 36, 99/11, दैट इज दिस इज 99/4। अब P2 कैलकुलेट करें। P2 V स्क्वायर यानी 36, V स्क्वायर यानी 36, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6/11, 6 डिवाइडेड बाई, तो 6×36, 16/36, ठीक है, 6×36, दिस इज 66। ऑब्वियसली यहाँ P2 बड़ा है, P2 बड़ा है P1 से, P2 बड़ा है P1 से यानी P1 छोटा है P2 से, तो ये राइट आंसर है। क्लियर है। अब इसी तरह दूसरा है कांस्टेंट 2A, यानी 2 एम्पियर का करंट दोनों सर्किट में फ्लो होता है, तब क्या होगा चेक करते हैं। करंट यदि 2 एम्पियर है इसमें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गुने I स्क्वायर R, ए टोटल P1 होगा, पावर होगा। तो R इज दिस, और करंट है 2 यानी 2 दूना 4 और गुने 16/11। इसी तरह इसमें 2 दूना 4 और गुने I स्क्वायर R 6/11। यहां हो जाएगा 16 चौका 64/11 और यहां हो जाएगा 6 चौका 24/11। ये है P1, ये है P2। अब देखें, ऑब्वियसली P1 बड़ा है, P2 छोटा है, P1 बड़ा है और P2 छोटा है। यहां देखिए P1 बड़ा है, P2 छोटा है, राइट आंसर। कांस्टेंट इस पर करंट होने पर। क्लियर। अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चेक कीजिए, Q यानी ये बंद हो गया, Q और P1 की बात हो रहा है, यानी इसको बंद करके रेजिस्टेंस 5/11 है पहला सर्किट का, और खुला होने पर रेजिस्टेंस 16/11 है। तो कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी यदि लगे तो ये इक्वेशन। अब 6 वोल्ट बैटरी यदि लगाते हैं तो V स्क्वायर पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब देखें, पहले Q1 निकालते हैं। Q1 अर्थात इसको शट कर दें, शट कर दें तो रेजिस्टेंस इतना आएगा, यानी दिस इज
Q1 करें। V इजिकल टू 6 वोल्ट 6x36 बटे R, स्विच क्लोज है, हमें Q1 निकालना है, यानी 5/11 Q1। इसी तरह P1 यदि निकालें हम, तो P1 इजिकल टू 6x36 V² बाई R ओपन, P1 ओपन 16/11। अब देखिए Q1 में नीचे 5 है, ऊपर में 36 × 11 36 × 11, लेकिन इसमें नीचे 5 है, इसमें 16 है। अब इसलिए Q1 बड़ा है, P1 छोटा है, यानी Q1 इज ग्रेटर देन P1। दिया क्या हुआ है? Q1 इज ग्रेटर देन P1। गुड, करेक्ट आंसर। अब डी चेक करें, एक लास्ट बच गया है। लास्ट बच गया, इसमें Q2 Q1 यानी क्लोज सर्किट, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो क्लोज सर्किट दोनों क्लोज लेके चलना है। 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, यानी I² R, 2 दूना 4 गुने R क्लोज 5/11, 2 दूना 4 गुने क्लोज 1/2। अब यहां देखें 20/11, ये हो गया Q1 जो कि पहला सर्किट का है, और दिस Q2 दूसरा सर्किट का, यानी सिंपल 2। तो 20/11 ये 2 से कम है। देखिए 11 दूना 22, 2 से कम है, और ये है 2। इसका मतलब कि Q1 छोटा है Q2 से। क्लियर? Q1 छोटा है Q2 से। Q1 छोटा है Q2 से, यानी Q2 बड़ा है Q1 से। रॉन्ग आंसर, दिस रॉन्ग। तो इसमें A, B, C राइट आंसर है और D रॉन्ग आंसर है। इसमें एक एक करके विकल्प जो भी है वो चेक करना पड़ता है। जब भी MCQ इस प्रकार का होगा जिसमें एक से अधिक का सही हो आंसर, तो उसमें चेक करना आवश्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एडवांस का सवाल लेते हैं। एडवांस 2022 का सवाल है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बल्ब है और फिलामेंट ब्रेक होता है। देखिए इसमें स्टोरी क्या है कि फिलामेंट वाले बल्ब में, जिसमें इस तरह का 2 डायोड होता है, एनोड, 2 रड इस तरह का होता है, और इसमें इस तरह का फिलामेंट लगा रहता है, और होल्डर है, और ये पूरा का पूरा एक शीशा में पैक होता है, एक कवर में पैक होता है। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट है, हालांकि क्वायर में होता है, लपेटा हुआ रहता है। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL डिवाइडेड बाई ए होता है। ए जिसमें क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन, रो रेसिस्टिविटी है, और एल इसका लंबाई है, ए रेजिस्टेंस होता है। अब बल्ब जब हम जलाते हैं, नया बल्ब जब ला के लगाते हैं, तो धीरे 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 उसका लाइफ समाप्त होते जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बल्ब फ्यूज कर जाता है। यह इसलिए होता है कि टंगस्टन वायर का
ये जो टंगस्टन वायर का फिलामेंट है, इसका वेपोराइजेशन होता है, वेपर में बदलता है। ये टंगस्टन धीरे धीरे वेपर में बदलता है, और वेपर में बदलने का क्रिया जो है इनफॉर्म नहीं होता है, बल्कि ये वेपर बदल के धीरे धीरे, ये मान लीजिए इस तरह का फिलामेंट है, और धीरे धीरे पतला होते चला गया, वेपर में बदल के इस तरह का हो गया, पतला हो गया। 6 महीने के बाद सपोज इस तरह का हो गया। लेकिन इसमें कहीं पर वेपर के कारण ज्यादा पतला हो गया, कहीं पर कम पतला हुआ, इस तरह होता है। तो कहीं कहीं काफी पतला हो जाता है, और जहां पतला हो जाता है वहां से फिलामेंट ब्रेक करता है। ब्रेक करता है मतलब बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि टंगस्टन वायर का फिलामेंट बल्ब के अंदर बना रहता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ता है बल्ब का, लगातार हम जलाते हैं, तो ये वेपोराइज होता है, और वेपोराइज होने के कारण इसका जो थिकनेस है, इसका जो डायमीटर है, वो कमते जाता है। लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं कमता है, कहीं ज़्यादा पतला हो जाता है, कहीं कम पतला होता है। और जहाँ ज़्यादा पतला हो गया वहाँ एक समय ब्रेक कर जाता है, जिसको हम कहते हैं बल्ब फ्यूज कर गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि इन ए बल्ब फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक एट रैंडम लोकेशंस आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑपरेशन ड्यू टू नॉन इनफॉर्म इवापोरेशन ऑफ टंगस्टन। बल्ब इज पावर्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज पर इसको डाला गया है, कांस्टेंट वोल्टेज V पर सपोज। अब कह रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन फिलामेंट पर यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जब अलग अलग होगा प्रत्येक बिंदु का ए, चूंकि वेपोराइजेशन के बाद पतला होता है फिलामेंट, उसका डायमीटर कम हो गया, तो R भी अलग अलग होगा, R का वैल्यू भी अलग अलग होगा। जब R का वैल्यू अलग अलग होगा प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक सेक्शन का, तो उसका हीटिंग भी अलग अलग होगा। इसलिए कि यदि I करंट फ्लो हो रहा है इससे, तो इसका हीटिंग होता है I स्क्वायर इंटू R। ये होता है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यदि टाइम में हो तो I स्क्वायर RT। यानी R जहां ज्यादा हो हीट वहां ज्यादा प्रोड्यूस होगा, R जहां कम हो वहां हीट कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन I भी उसी प्रोपोर्शनल में घटेगा बढ़ेगा। यहां दिया हुआ है कांस्टेंट वोल्टेज, इसलिए इस फॉर्मूला को हम नहीं लगा के, इस फॉर्मूला को नहीं लगा के हीट के लिए V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी का फॉर्मूला लगाते हैं। V स्क्वायर पर यूनिट टाइम जो पावर जनरेट होता है इंटू टाइम। अब यहाँ R जब कमेगा तो हीट बढ़ेगा, R जब बढ़ेगा तो हीट कमेगा। अब R डिपेंड करता है A पर, जहां पतला हो गया वहां R ज्यादा हो जाएगा। देखिए जहां पतला हो गया यानी A यदि कमता है, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि वेपोराइजेशन से कमता है, तो उसका R बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस यदि बढ़ता है तो हीट एनर्जी कमेगा। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट एनर्जी कमेगा। क्लियर हो गया? अर्थात जैसे से वेपोराइज होगा बल्ब, जैसे से पुराना होगा वेपोराइज होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कमेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट एनर्जी कम देगा, यानी उसमें रोशनी कम देगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं पहला, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर R अलग अलग हो जाता है, वेपोराइज होने के कारण R अलग अलग, क्योंकि A में परिवर्तन होता है। जब R अलग अलग रहेगा तो हीट एनर्जी अलग अलग जनरेट होगा, प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग जनरेट होगा, यानी टेम्परेचर
विल नॉट सेम, टेम्परेचर डिफरेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फिलामेंट, टेम्परेचर यूनिफॉर्म, नो, रॉन्ग, गलत। दूसरा है रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेज विद टाइम, कह रहा है कि रेजिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। रेजिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी T यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे से टाइम बीतेगा इसका वैसे वैसे, क्योंकि टाइम जब बीतेगा तो हीट एनर्जी बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर है। और टेम्परेचर बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी टाइम के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ओवर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, इंक्रीज करेगा विद टाइम, ये गलत, गलत। तीसरा देखते हैं, फिलामेंट एमिट लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर ब्रेकअप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए ऐसे यदि सोचा जाए तो ब्रेकअप के समय ये काफी पतला हो गया, काफी पतला हो गया, टूटने वाला है, अब टूटने वाला है, यानी ए काफी छोटा हो गया। अब ए जब काफी छोटा हो गया तो आर काफी बड़ा हो गया, और आर काफी बड़ा हो गया तो हीट एनर्जी कम हो जाएगा। आर बड़ा होगा तो हीट एनर्जी कम हो जाएगा, यानी एमिशन ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं प्लैंक लॉ से E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, यानी एनर्जी जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी कमेगा तो फ्रीक्वेंसी कमेगा। और फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा होगा तो ब्लू की ओर जाएगा बैंड, और फ्रीक्वेंसी यदि कम होगा तो रेड की ओर जाएगा, क्लियर है। इसमें कह रहा है कि फिलामेंट एमिट लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर ब्रेकअप, मतलब टूटने के पहले हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, लाइट का जो लाइट हायर फ्रीक्वेंसी यानी ब्लू की तरफ जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ तब जाना चाहिए जब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई हो, एनर्जी ज्यादा हो। एनर्जी ज्यादा हो का मतलब यह है कि एच ज्यादा होगा, एच ज्यादा हो का मतलब यह है कि आर कम होगा, और आर कम होगा केवल तभी आर कम होगा जब ए ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो ए कम रहा है, उल्टा स्थिति है, उल्टी स्थिति इसमें है। मतलब जब ब्रेक करेगा तो इसका ए बिल्कुल कमेगा, ए कमेगा आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा एच कमेगा, एच कमेगा यानी इसका जो एनर्जी एमिशन है रेड की ओर शिफ्ट होना चाहिए था, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी इसमें कहा जा रहा है। देखिए इसका एक अलग लॉजिक है, एक अलग लॉजिक है, समझिए। जब टूटने वाला होता है फिलामेंट, जब टूटने वाला होता है तो वेपराइजेशन बहुत तेजी से होता है, यानी टंगस्टन वेपर में बदलता है, और वेपर के कारण इसके हवा में टंगस्टन का वेपर के कारण ये हवा आयोनाइज हो जाता है। जब टूटने वाला होता है तो इसके अंदर का हवा आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड मतलब इसमें आयंस आ जाते हैं, और उस आयंस के कारण इस दोनों के बीच एक करंट फ्लो होता है हवा में। अब मान लीजिए एक आयंस डेवलप कर गया इस तरह, यानी वह भी एक रेजिस्टेंस की तरह होगा जो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा,
वह भी एक रेजिस्टेंस की तरह होगा जो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होता है, ध्यान दीजिए कि इस तरह का दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल होता है R1 एंड R2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यानी मान लीजिए कि R1 R2 10 है, सपोज 10 है, 20 है, तो R1 को मान लीजिए 10 है और ये 20 है, तो 20 गुने 10 अब बटे 30, यानी 3 कर दें यदि, 3 नहीं 30, यानी 6 ओम लगभग 6.3 ओम, यानी इससे भी कम है, इससे भी कम है। क्लियर है? तो पैरेलल में जब भी आएगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। इसका कारण यह है कि टंगस्टन के वेपोराइजेशन से, टंगस्टन जब वेपोराइज करेगा तो बल्ब के अंदर का हवा आयोनाइज कर जाता है, और आयोनाइज जैसी करेगा रेजिस्टेंस कम जाता है, और रेजिस्टेंस यदि कमेगा, रेजिस्टेंस यदि कमेगा, दिस रेजिस्टेंस यदि कमेगा तो एमिशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ेगा, जब एनर्जी बढ़ेगा तो एच न्यू हायर बैंड की ओर, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की ओर वो शिफ्ट होगा। यानी बिफोर ब्रेकअप फिलामेंट एमिट लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज राइट आंसर। क्लियर? अब चौथा देखें, फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द लाइफ ऑफ बल्ब। जैसे जैसे बल्ब पुराना होता है, ये कह रहा है कि फिलामेंट बहुत कम पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, पुराना हो रहा है, इसका ए कम रहा है, ए कम रहा है, ए कम रहा है, इसका मतलब आर बढ़ रहा है। पुराना जैसे जैसे हो रहा है, ए कम रहा है, आर बढ़ रहा है, और आर जब बढ़ेगा तो हीट एनर्जी यानी एनर्जी जो एमिट करता है कमेगा। क्लियर है? यानी जैसे जैसे बल्ब पुराना होते जाएगा, इसके द्वारा प्रकाश जो एनर्जी जो एमिट करता है वो कमेगा, अर्थात फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द लाइफ ऑफ बल्ब। राइट आंसर। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस का 2 सवाल हमने किया। अब 2009 का एक IIT का सवाल है। एक इस तरह का सर्किट है, 24 वोल्ट का बैटरी लगा है, R1 R2 और एक RL है, लोड है। तो इसमें 4 चॉइस दिया हुआ है, इसमें से प्रत्येक को चेक करके और चुनना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ऑप्शन। इसमें हम लोग देखें 24 वोल्ट का बैटरी है, आई करंट ऊपर की ओर जा रहा है, आई करंट। अब वो करंट यहाँ आएगा, 2 पार्ट में बटेगा और फिर आई करंट यहाँ वापस होगा। क्लियर है? अब वैल्यू दिया हुआ है R1 का, R2 का, RL का। करंट थ्रू बैटरी इज दिस, तो बैटरी के थ्रू करंट इतना है ये पूछ रहा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पूछ रहा है। पावर R1 में और R2 में, R1 R2 में इसका रेशियो, R1 R2 इज इंटरचेंज पावर RL डिक्रीज बाई फैक्टर 9। ये 4 चेक करना है। ओके, देखें सबसे पहले चूंकि करंट बैटरी में निकालना है तो हम लोग इसका पहले ये निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ताकि बैटरी का पावर निकल जाए। तो बैटरी के थ्रू कितना
करंट जा रहा है वो निकल जाए। क्लियर है? चलिए तो पहले 24 RL R1 R2 RL। ओके, मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं पहले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2, देखिए ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, प्लस 6 इंटू 1.5 7.5 किलो ओम। किलो ओम, दिस इज 2 प्लस 6 3 9 7.5 इज इक्वल टू 7.5 और ए 15 प्लस 9 यानी 15 9 24 9 5 14 24/7.5 ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है इसमें, तो हम करंट निकाल सकते हैं 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 गुने 7.5। क्लियर है? तो यहाँ पे 24 वोल्ट हम लिख रहे हैं, 24 वोल्ट, लेकिन नीचे वाला जो डिवाइड हम कर रहे हैं टोटल एक किलो ओम है, 1 किलो ओम है 24 इतना, यानी दिस इज 10⁻³ उसको ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो ओम में दिया हुआ था ओम में। दिस इज 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी दिस इज 7.5 मिली एम्पियर। देखते हैं, ये तो राइट आंसर है। करंट थ्रू बैटरी टोटल जो करंट है राइट आंसर है, 7.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा थ्रू बैटरी। अब दूसरा देखें, अब देखिए यहां 24 वोल्ट यहां पर बैटरी का है और 2 किलो ओम से आई करंट फ्लो हो रहा है, 2 किलो ओम से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो 24 वोल्ट माइनस आई चूंकि 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट था और इसका रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ चूंकि किलो ओम है, किलो ओम दिस, तो 24 वोल्ट में R इंटू आई इतना यदि माइनस कर दें तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा हमें, इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। दिस इज 24 माइनस 15 15 यानी 5 4 9 9 वोल्ट, यानी इस दोनों के बीच मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। पीडी अक्रॉस आरएल ये 18 वोल्ट, 18 वोल्ट नहीं है, 9 वोल्ट है, क्योंकि ये 9 वोल्ट इसके भी अक्रॉस है, इसके भी अक्रॉस है, 9 वोल्ट है, यानी दिस इज रॉन्ग आंसर। क्लियर? अब पावर इन R1 और पावर इन R2 क्या है? सी देखें, पावर इन R1 यानी
आई स्क्वायर आर, और R2 में निकालने के लिए इसमें निकालना पड़ेगा। R2 में निकालने के लिए इसमें मान लीजिए I1 है और इंटू R2। ओके, देखिए पावर इन R1 और पावर इन R2, आई स्क्वायर R1 R2, इसका रेशियो निकालना है। आई हमें पता है टोटल करंट 7.5 MA, यानी 7.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर आई स्क्वायर, और इंटू आर यानी 2 गुने 10⁻³ ओम डिवाइडेड बाई, अब I1 स्क्वायर, I1 इसमें कितना होगा। अब 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट में भी में यदि रेजिस्टेंस से हम भाग दे दें 9/6, तो दिस इज 1.5 एम्पियर करंट इसमें आएगा, 1.5 एम्पियर करंट आएगा। क्लियर है। और 1.5 एम्पियर इसमें आ गया, ऊपर में टोटल करंट 9/5 सॉरी 9 वोल्ट है, और 6 जो है किलो वो 10⁻³ यानी 1 पॉइंट कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा। टोटल करंट था 7.5 मिली एम्पियर, और इसमें करंट है 1.5 मिली एम्पियर, यानी 6 मिली एम्पियर करंट, 9/6 ठीक है, यानी 6 मिली एम्पियर करंट इसमें आरएल में आ गया। सेवन 7.5 ओके। तो पावर इन R2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर आई स्क्वायर, इसमें आई 1.5 मिली एम्पियर स्क्वायर, इंटू R2 यानी 6 किलो ओम यानी 10⁻³ दिस। अब इसका रेशियो हम कैलकुलेट कर ले, दिस 2/6, इसके अंदर देखें तो 5 डेढ़े 7.5, 5 से कर देगा, और दिस कैंसिल हो गया, यानी 50-25 और नीचे में 3, लेकिन यहां पर 3 है, 25/3 आ रहा है, एक्चुअल आंसर 3 है, यानी दिस रॉन्ग आंसर। इसका रेशियो 25/3 होगा, 8.8324 8.33। अब डी देखें, R1 R2 इज इंटरचेंज, R1 R2 यदि बदल जाता है, इस तरह बदल जाता है, पावर इन RL डिक्रीज बाई फैक्टर 9, ये निकलना है। चलिए देखते हैं। R1 R2 इंटरचेंज होता है, तो इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, R2 यहाँ आ जाएगा, यानी 6 किलो ओम यहाँ जाएगा, और R1 यहाँ आ जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट होगा, दिस इज 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3.5, दोनों को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस मच, यानी 6 प्लस 2 डेढ़े 3 5, यहाँ पर 2 डेढ़े 3.3 गुना 6 ठीक।
3 और 3.5। क्लियर? प्लस 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 3 2 3, हाँ ठीक, ओके। अब इसको कह सकते हैं 30/35। 30/35 यानी 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 छक 42, अब 42 6 48, 48/7 ओम। ये इसका, यदि इसको इंटरचेंज कर दें तो आएगा। अब कह रहा है इंटरचेंज पावर इन आरएल, कह रहा है पावर इन आरएल क्या है। चलिए इंटरचेंज कर दिए तो करंट भी देख ले क्या है। तो करंट इज 24 बटे, मतलब टोटल पोटेंशियल बटे 48 × 7। लेकिन एक किलो ओम में, हमेशा याद रखिए किलो ओम में, दिस इज 24 दूना 48 यानी 3.5 × 10⁻, यहाँ पर -3, चूंकि 48 किलो ओम यानी इंटू 1000 होगा दिस एम्पियर, यानी टोटल करंट इतना एम्पियर होगा। जब टोटल करंट इतना एम्पियर होगा और यहाँ 6 ओम डाले हुए हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके कारण। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I × 6000, 6 किलो ओम, ये यहाँ पर है। पोटेंशियल ड्रॉप इज 3.5 × 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस इज 6 × 5 = 30 और 3 6 × 3 = 18, 3 21, यानी दिस इज 21 वोल्ट। 21 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा, यानी 24 यहाँ है, यानी 3 वोल्ट केवल यहाँ रहेगा, ओनली 3 वोल्ट। ठीक है, इसके बीच 3 वोल्ट रहेगा। अब 3 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस है 1.5 किलो ओम। तो पावर इसमें पूछ रहा है कि पावर क्या होगा आरएल का। तो आरएल का पावर W = 3/9 V² बाई R, R यानी 1.5 × 10⁻, ओ सॉरी, हाँ 9 डिवाइडेड बाई V² बाई दिस R, R यानी 1.5 दिस ओम। तो इतना वाट, W = इतना वाट होगा आरएल में, इन आरएल। क्लियर है? तो आरएल में इतना वाट होगा इंटरचेंज करने पर। इंटरचेंज करने पर, यदि इंटरचेंज नहीं किए रहते हैं तब क्या होता, वो निकाल लेना चाहिए था पहले। इंटरचेंज नहीं किए रहते तब क्या होगा, तो टोटल करंट है 7.5, यहाँ पर 2 ओम करंट था, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था 7.5 × 2 15, यानी टोटल इस दोनों के बीच का वोल्टेज 9 था उस समय। इसको मान ले W2 और W1 पहले चेंज होने के पहले 9 वोल्टेज V², 9 9 81, 9 9 81 डिवाइडेड बाई R, R यानी 1.5 × 10⁻3। अब देखें इतना से इतना हो गया वोल्टेज। यानी जब डिवाइड करेंगे हम लोग W1 बाई W2 तो 9 9 81, 9। इसमें कह रहा है R1 R2 इज इंटरचेंज। जब इंटरचेंज कर देते हैं पावर इन आरएल, आरएल में पावर डिक्रीज बाई फैक्टर 9, फैक्टर 9 से डिक्रीज करेगा। राइट आंसर, ये राइट होगा, यानी ए डी राइट होगा, बी सी गलत होगा। चलिए 3 सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था जो हम लोग अभी सीखे हैं इसको। इसके आगे 2 सवाल और हम लोग करते हैं।
दो छोटा छोटा सवाल इसमें एक हीटर लगा है, एक हीटर है और हीटर के साथ एक आर रेजिस्टेंस शंट किया हुआ है। आ, 10 ओम और 100 वोल्ट, इसको 100 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। दिस 100 वोल्ट, चलिए इसमें हीटर इज डिजाइन टू, हीटर का जो 1000 वाट का है, हीटर है 1000 वाट का एट 100 वोल्ट। हीटर जो है 1000 वाट का है एट 100 वोल्ट और अब कह रहा है कि आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा यदि हीटर 62.5 वाट पर ऑपरेट कर रहा है। यदि हीटर 62.5 वाट पर ऑपरेट कर रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू वाट। देखिए एक हीटर है, हीटर पर 1000 वाट का हीटर है एट 100 वोल्ट। इस हीटर को एक रेजिस्टेंस से शंट कर दिया गया, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाल दिया गया आर, जिसका वैल्यू निकालना है, और 10 ओम रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाया गया है। 100 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब कह रहा है कि हीटर का यदि पावर 62.5 वाट रह जाए, जबकि 1000 वाट का हीटर, तो हीटर का यदि पावर 62.5 वाट का रह जाए तो आर का वैल्यू क्या होगा। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल 1978 में आईआईटी में पूछा था। बढ़िया सवाल है। पहले हीटर का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए इस तरह का जब पावर और वोल्टेज दिया रहे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकालिए हीटर का। हीटर या कोई भी चीज हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, तो इसमें 1000 वाट पावर है, इसका 100 वोल्ट ए है, तो हम जान रहे हैं कि V स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू पावर 1000 इज इक्वल टू V स्क्वायर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर, यानी R इज इक्वल टू इंप्लाइज R इज इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस ये 10 ओम है। क्लियर है। अब देखिए एक कह रहा है कि हीटर का वाट कम के इतना हो गया, पहले 1000 था अब इतना वाट हो गया, इतना वाट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों बिंदु को मान लीजिए ए है और ये बी है, ए है और बी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि V मान लें, V, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 ए हीटर का रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन 10, दिस विल बी पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर यानी 62.5। क्लियर है।
क्योंकि 1000 वाट पावर तब होता है जब इसका बीच पोटेंशियल डिफरेंस 100 वाट होता है, लेकिन 100 वाट नहीं है। मान लीजिए कि बी है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो बी इज इक्वल टू 6 यानी 625 यानी 25 का होल स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 25, यानी दोनों के बीच पोटेंशियल है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट इसके बीच पोटेंशियल है। क्लियर? अब जब 25 वोल्ट पोटेंशियल है, 25 वोल्ट और 100 वोल्ट टोटल पोटेंशियल है, इसमें से 25 वोल्ट यहां है, यानी इसके बीच पोटेंशियल होगा 75 वोल्ट, 75 वोल्ट। क्लियर है? 75 वोल्ट यहां पोटेंशियल है, दिस मीन्स टोटल करंट यहां पे V बाई आर यानी 75/10 यानी 7.5 एम्पियर। टोटल करंट यहां पर 7.5 एम्पियर होगा, और यहां पर करंट इस हीटर में चूंकि पोटेंशियल है 25 और 10 ओम रेडियस है, तो 25/10 यानी यहां का करंट होगा 2.5 ओम, 2.5 एम्पियर। अब 7.5 में से 2.5 एम्पियर चला गया, तो इसमें बचा 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर करंट है तो R गुने I यानी 5 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस 25 है। क्लियर हुआ? इसमें 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर गुने R यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो 25 के बराबर है, यानी R इज इक्वल टू 5 ओम, इसका अननोन रेजिस्टेंस 5 ओम। क्लियर? चलिए मिटा दें, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिजिक्स समझने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके सोचने की क्षमता उतना ही बढ़ेगी। अतः न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं जो बताता हूं उस तरीके से अपने से भी बनाइए, अन्य भी कोई तरीका निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा, उस तरीके से भी ट्राई कीजिए। ओके, एक और नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि दो बल्ब है, दो बल्ब है, एक 25 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। एक 100 वाट का बल्ब है, दो बल्ब है इस तरह का, और उसको सीरीज में कर दिया गया, कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में कर दिए, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? दो बल्ब, इसमें हम करंट मेन स्विच से, मेन करंट से इसको जोड़ दिए, दोनों सीरीज में है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? अब देखिए, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देख रहे थे तो हमने बताया था प्रत्येक रेजिस्टेंस में बिल्कुल एक समान करंट फ्लो होगा, और जब पैरेलल में हम देख रहे थे तो हमने बताया था कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। अब चूंकि बल्ब सीरीज में है इसलिए करंट दोनों में एक समान होगा, I एंड I बिल्कुल समान होगा। इसमें कह रहा है किसमें ग्लो ज्यादा होगा, चमक किसमें ज्यादा होगा?
जब भी इस तरह का पावर दिया रहे किसी भी इक्विपमेंट का, तो पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इस तरह लिखते हैं। अब देखिए, पावर यदि ज़्यादा है तो आर कम होगा, यानी P ज़्यादा है तो आर कम होगा, और P यदि कम है तो आर ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस दोनों बल्ब में से इसका पावर ज़्यादा है यानी आर कम होगा, यानी इसका आर, सपोज आर 100 ले लें और इसके आर को आर 25 कह दें, ये डिनोट कर रहे हैं केवल, तो आर 100 छोटा होगा आर 25 से, क्योंकि पावर वहां ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, आर 100 का मैग्नीट्यूड कम होगा, वैल्यू कम होगा आर 25 से। तो अब देखिए, इसका यदि इस आई करंट के कारण पावर लें तो आई स्क्वायर इंटू आर 25, और इसका आई स्क्वायर इंटू आर 100 छोटा है यानी ये पावर छोटा होगा, और 25 बड़ा है यानी ये बड़ा होगा। करंट चूंकि एक ही है दोनों में, ऑब्वियसली पावर इसमें ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यानी ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। 25 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट का कम ग्लो करेगा। दोनों सीरीज में है। ये 1979 का IIT का सवाल है, 1979। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट। चलिए एक सवाल और, वन क्वेश्चन मोर। एक कॉपर वायर है, इस तरह का एक कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A 0.5 mm। दिस इज 5 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चलिए। इसका लंबाई 0.1 मीटर, इसका लंबाई 0.1 मीटर, और वन 1.6 इंटू 10⁻⁸, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। 1.6 this specific resistance। ओके, इस कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट शुरू में यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है, और इस कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1075 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कॉपर का डेंसिटी 9 × 10⁻³ kg/m²। इसका डेंसिटी 9 × 10⁻³ kg/m²। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट
कॉपर का है, दिस इज 9 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻², कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम इन विच, कितना समय लगेगा, टाइम टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना समय में यह मेल्ट करना शुरू कर देगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा इसमें डेटा है ज़्यादा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रो स्पेसिफिक इसका जो रेसिस्टिविटी दिया हुआ है रो। इनिशियली यह 25 डिग्री पर है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है। कितने टाइम में यह मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा ताकि गलना शुरू कर देगा, यानी टाइम पूछा जा रहा है। अब इसका डेंसिटी दिया हुआ है ताकि मास निकल सके। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैलोरी में दिया है, यहां ध्यान दीजिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। इसलिए स्पेसिफिक हीट को एस को 9 इंटू 4.2 इंटू 10⁻² जूल पर केजी इसमें चेंज करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, मान लीजिए टी टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है इसमें, टी टाइम तक, तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁸ रो इंटू एल यानी 0.1 डिवाइडेड बाई ए यानी 5 इंटू 10⁻⁷। यानी दिस इज 1.6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ माइनस यानी -2, इतना ओम रेजिस्टेंस है इस कॉपर वायर का, इस कॉपर वायर का। अब ओके, इसमें 1 एम्पियर का करंट सेट किया गया है इस वायर में, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर। तो इसमें हीट जो जनरेट होगा, हाँ बस I²RT हीट जनरेटेड, दिस इज 1 का होल स्क्वायर, R यानी 1.6 इंटू 10⁻² और इंटू T हीट जनरेटेड। जो हीट जनरेटेड होगा वह इक्वल टू होगा मास, इसके मास के ms d थीटा, ms। तो मास इसका हम निकालेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन है, लंबाई है, तो वॉल्यूम इसका ए क्रॉस सेक्शन लंबाई अगुने डी डेंसिटी, ये मास होगा इसका। दिस इज ए यानी 5 10⁻⁷, लंबाई 0.1 और डेंसिटी 9 इंटू 10⁻3। दिस इज 9 × 5 = 45, 45 7 एक इसमें 1 हो जाएगा 2 यानी इंटू 10⁻⁵, इतना केजी, यानी दिस इज m इंटू एस और इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? दिस इज m हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁵ इंटू s स्पेसिफिक हीट
9 इंटू 10⁻², नहीं, इसको चूंकि हमने जूल में बदला था, 9 इंटू 4.2 इंटू 10⁻², और इंटू डिफरेंस शुरू में 25 पर था, मेल्टिंग पॉइंट पर जाएगा 1075 हो जाएगा, यानी 1050, 1050। अब देखें t इज इक्वल टू टाइम, दिस इज 45, 9, 4.2, 1050, तो 45 इंटू 9 इंटू 4.2 इंटू 1050, 105 ले लीजिए, 5 2 7 और 1 कम जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6। अब इसको ले जाएंगे इधर तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻², दिस इज 45 इंटू 45 इंटू 4.5 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 1.6 और इंटू 10⁻⁻4। एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, और कोई उपाय है नहीं। अब ये 4.2 है, नॉट दिस, 4.2, 105, 5.5। तो चलिए इसको 42 हम कर भी लें तो कैलकुलेशन है केवल ये। 105 में 16 से डिवाइड कीजिए, 105 में 16 से, 105 और 16, 6 5 30, 3 3 6 5 0 1 0 8 6 1 16, ठीक है। अब दिस टू दिस, यानी 16 उल्टा हो गया, सॉरी, नॉट डिवाइड करना था ना, एक 105 में 16 से डिवाइड कीजिए, 16 6 96, 9 16 5 80, 16, यानी, और 45 का 45 से कर लीजिए, 50 25, 2 5 का 20, 2 22, 5 का 20 का 16 हासिल 2, 4 का 16, 2 18, तो 5 2 10 का 16 हासिल 1 2, 2025, तो यहाँ पर हो जाएगा 2025 गुने ए 6.56 इंटू 4.2 कर दें, 6.56 इंटू 42, 6 दूना 12, 1 5 10 11 के 1 हासिल 1 13, 6 चुका 24 के 4 हासिल 2 2 2 2 5 का 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चुका 24 और 2 26, 2 5 5 7 2, यानी 2 पर 275। अब दिस इज 275.52 इंटू 10⁻⁻4। बस ये है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें यहाँ पर इसको यदि हटा दें तो 2 2 को खिसका देंगे, 4, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 20 दूना 40, यानी 2.25 और 2.75, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.25 और 2.75, दिस 50 25, 5 दूना 10, 12 के 2 हासिल 1 1, 5 दूना 10 को 16 हासिल 1, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल 1 1, और 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, यहाँ 4050, दिस 5 7 8 6 5
5 55.68, तो इसका आंसर 55.68 सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट नॉट ओके। थैंक यू।